हेलो स्टूडेंट, आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 2 में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3, जिसमें हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट के बारे में, ठीक है। करंट को I से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो करंट, इसको I से डिनोट किया जाता है, ये इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और टाइम को T से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू Q अपॉन T, ये फार्मूला हमारा बन जाता है, ठीक है। यानी कि करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब इसकी SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ करंट, ये क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है। एम्पियर को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका SI यूनिट एम्पियर है, ठीक है। इसकी अनदर यूनिट की बात करें तो इसका एक और भी यूनिट हम लिख सकते हैं, अनदर यूनिट ऑफ करंट इज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो कूलम्ब पर सेकेंड भी इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि I इक्वल टू Q अपॉन T है। Q का यूनिट क्या होगा, कूलम्ब, टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो यानी कि कूलम्ब पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि करंट के बारे में देखते हैं कि करंट को मेज़र कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से मेज़र करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट को मेज़र कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा हमारा एमीटर, ठीक है, यानी कि एमीटर। एमीटर को हम डिफाइन करेंगे दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। यानी कि ये करंट के वैल्यू को मेजर करता है। और एमीटर के बारे में लिखते हैं कि एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड करते हैं, क्योंकि उसको करंट, फॉर एग्जांपल जैसे मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि जैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक वायर है, दूसरा वायर है, इसमें एमीटर को हम ऐसे सीरीज में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है काफ़ी लेस रेजिस्टेंस होता है। एमीटर हैज़ लेस रेजिस्टेंस। अब मैं बताता हूँ कि क्यों लेस रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि एमीटर का काम क्या होता है, करंट की वैल्यू को मेज़र करना। तो मैंने पिछली क्लास में समझाया था, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट को अपोज करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट।
तो जितना कम, क्योंकि इसको तो करंट मेजर करना है, वोल्ट मीटर को करंट मेजर नहीं करना था इसलिए वहाँ पे लार्ज रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसको करंट मेजर करना है इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम होगा। जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट उससे स्मूथली पास होगी एमीटर से और वो उसकी वैल्यू को शो करके बताएगा कि यहाँ इतनी करंट, इतनी एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक आपको न्यूमेरिकल भी बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल है, किसको हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 40 मिनट। Calculate the amount of electric charge। तो इसको हम फॉर्मूला से पहले देखो, सबसे पहले ध्यान देना कि टाइम को हमेशा सेकेंड में चेंज करना है। यहाँ पे गिवन क्या क्या है देख लो, I = 0.50 एम्पियर गिवन है, टाइम क्या है 40 मिनट है। अगर इसको हम सेकेंड में चेंज करते हैं तो 40 × 60 आ जाएगा, 2400 सेकेंड हो जाएगा। फिर I = फार्मूला क्या होता है हमारा Q/T, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q = I × T। तो I हमारा गिवन ही है 0.50 × 2400। इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे 100 ले लेते हैं, 15 से कट जाएगा 2 हो जाएगा और इसको कट कर देंगे 1200, यानी कि 1200 कूलम्ब। यानी कि हमारा चार्ज जो हमारा आंसर आ गया ये इतना आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि करंट के बारे में पढ़ा, करंट को एमीटर से मेजर करते हैं और न्यूमेरिकल भी देखा। यानी कि इसमें ये ध्यान रखना कि टाइम को हमेशा हमें सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के करंट की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आगे जो मैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ओम्स लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, ओम्स लॉ, उसको डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। डेफिनेशन क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू the conductor is directly proportional to the potential difference। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है और करंट का सिंबल I होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यूज करेंगे, यानी कि V = I × R हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, यानी कि V = I × R, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे एक न्यू वर्ड है,
रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा हम इसका यूनिट को देख लेते हैं। रेजिस्टेंस होता है क्या, मैं डिफाइन कर देता हूँ। रेजिस्टेंस को R से लिखते हैं, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current are called resistance। ठीक है। और रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, जिसको ओमेगा सिंबल से मैथमेटिक्स में इससे जानते हैं। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यानी कि हमने आज इसके बारे में पढ़ा कि रेजिस्टेंस का क्या होता है यूनिट। ठीक है। तो आज हमने करंट के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं कुछ और बताऊंगा आगे। तो आज की टॉपिक मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।